आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन है व्हेन इट कम्स टू योर एग्जामिनेशन। होता क्या है कि जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से एड्रेस किया जाता है, या फिर बहुत सारे सवाल आपके ऐसे होते हैं जो मन में आपके रहते हैं और उसका जवाब नहीं मिल पाता है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके एक परसीव्ड डिफिकल्टी आ जाती है। हमें से लगने लगता है कि शायद बहुत ही बड़ा पहाड़ है जिसको हमें चढ़ के जाना है, बट ऐसा है नहीं। सवाल बड़ा देखने में अगर है तो ज़रूरी नहीं कि सवाल कठिन ही हो। उसको अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में समझोगे तो क्लैरिटी आएगी और उसको आप अच्छे से अटैक करते हुए आगे निकल के चले जाओगे। सबसे पहली चीज़ हमारे सामने जो डिस्कस करने को आती है कि हम पहले क्या पढ़ें, हम पहले पैसेज पढ़ें या फिर हम पहले क्वेश्चन पढ़ें। अब हर किसी को अलग तरह की स्टाइल सूट करता है। कोई कहता है पहले पैसेज पढ़ो, कोई कहता है पहले क्वेश्चन पढ़ो, और जो जिस तरह का बताता है उस तरह से आंसर निकाल के लेके चला भी जाता है। वैसे मेरा भी तरीका है कि अगर आप पहले पैसेज पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से जो मैंने फाइंड किया, जो मैंने महसूस किया अपने टीचिंग करियर में, एज अ स्टूडेंट करियर में, कि पहले अगर मैं पैसेज पढ़ता हूं तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है। बट क्या इसका मतलब है कि पैसेज आपको एकदम घिस के पढ़ डालना है या पहले गो में ही आपको पैसेज समझ में आ जाएगा? तो ऐसा है नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्निकली दो पार्ट में होता है टेक्निकली, ठीक है, और दोनों ही आपको समझने की चीज है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो तो समझ में आ रहा है कि नहीं, रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन। तो जो पैसेज है और क्वेश्चन है, दोनों ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट है। पैसेज समझना भी उतना ही जरूरी है और क्वेश्चन का समझ में आना भी उतना ही जरूरी है। पैसेज समझ में आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, नंबर नहीं मिल रहा। क्वेश्चन समझ में आया, पैसेज समझ नहीं आ रहा है, तो भी नंबर नहीं मिलेगा, गड़बड़ हो जाएगा। दोनों समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं क्वेश्चन रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूं पहले पढ़ना, सिंपल सी बात है समझना। 5 क्वेश्चन मान लो आए हैं या 4 क्वेश्चन आए हैं, आप क्वेश्चन पढ़ते हो क्वेश्चन को देखा। अक्सर क्या होता है कि मैक्सिमम केस में जब स्टूडेंट्स की रीडिंग स्पीड स्लो होती है तो रिटेंशन कम होता है पैसेज को पढ़ने का। तो उसमें होता क्या है कि क्वेश्चन जो आखिरी का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन है वो दिमाग में अटक जाएगा, और फिर अब उसके बाद जब पैसेज पढ़ने निकलोगे डिटेल में तो आप उसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लग जाओगे, जो कि बहुत ही गलत अप्रोच है, ठीक है। अगर ये कर रहे हो तो इससे बचो, उसको आइडेंटिफाई कर लो। तो इसको काउंटर कैसे करें? काउंटर ऐसे करना है कि पहले पैसेज पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने वापस पैसेज पे आओ। मेरा ये असेसमेंट रहा है, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को और अपने आप को भी इनफैक्ट देखा है कि आपको पैसेज कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ ही जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर 2 बार पढ़ना ही है तो पहले पैसेज पढ़ लो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर क्वेश्चन के पास आओ। अब पहली रीडिंग में हमें किस तरह से पढ़ना है पैसेज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब देखो 2 तरीके होते हैं, एक होता है स्किमिंग होता है, एक स्कैनिंग होता है, ठीक है। इसको करना क्या है समझो ध्यान से। स्किमिंग जो होता है इसका मतलब क्या होता है? मलाई निकालना। फंडा ये है कि तुम्हारे पास जितने भी पैराग्राफ लिखे हुए हैं सामने, आपके सामने एक बड़ा सा 4-5 पैराग्राफ का एक पैसेज लिखा हुआ है, उसको आप एक सरसरी निगाह से देखते हुए चलते हो। सरसरी निगाह से देखने का मतलब ये नहीं कि केवल देख लिया कि कुछ लिखा है। देखते चलते हो मतलब हल्का सा पहला सेंटेंस पढ़ लिया, बीच का एक सेंटेंस पढ़ लिया, आखिरी का एक सेंटेंस पढ़ लिया, और अपने आप को बता दिया कि अच्छा इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है चलो आगे देख लेंगे पढ़ के। तो एक सरसरी निगाह से देखते हुए पूरा चलते हो और आप 2-3 मिनट इसमें इन्वेस्ट कर देते हो अपना, और इसके बाद आप सवालों के पास आते हो और देखते हो सवाल क्या क्या लिखा है। एक तरीका ये होता है, इसको स्किमिंग कहते हैं। स्कैनिंग से कंफ्यूज मत होना। स्कैनिंग का फंडा क्या है कि जब सवाल आप पढ़ लेते हो उसके बाद ढूंढते हो कि जो सवाल में स्पेसिफिक वर्ड है, कोई कीवर्ड लिखा होगा, वो ढूंढने जब आते हो आप, उसको स्कैनिंग कहते हैं। तो ये स्कैनिंग आपका क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने के समय काम आता है, और स्किमिंग जो है आपको रीडिंग में काम आता है। तो कहीं पढ़ना तो कंफ्यूज मत हो जाना। अपने को क्या करना है, सिंपली पैसेज पे आना है, पैसेज को धीरे धीरे पढ़ते हुए चलते आना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। अब आरसी में डिफिकल्टीज कहां कहां आती हैं, कौन कौन से वो एरिया हैं जहां पे आप फंसते हो? देखो डायमेंशन है 3 आरसी को सॉल्व करने के। पहला डायमेंशन क्या है? लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा क्या है? सेंटेंस की लेंथ। तीसरा है टॉपिक फेमिलियरिटी। लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी का फंडा क्या है कि इसमें जो वोकैबुलरी यूज हो रही है, अगर वो हार्ड आ गई तो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हो गई, समझ ही नहीं आएगा। अगर वो इजी आ गई तो आपका इजी हो गया लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी, आप समझ ले जाओगे क्या लिखा है उसमें। तो इसको इंप्रूव कैसे करते हैं? धीरे धीरे प्रैक्टिस से जब वोकैबुलरी आती जाएगी तो उसको इंप्रूवमेंट आप वहां से करते हो। सेंटेंस लेंथ। जब सेंटेंस का लेंथ बहुत लंबा हो जाता है, जैसे 10 वर्ड के सेंटेंस भी होते हैं, 30-40 वर्ड के सेंटेंस भी होते हैं। अगर आप कोई आर्टिकल उठाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया का तो वहां देखोगे छोटे सेंटेंसेस लिखे हैं, वहीं आप हिंदू एडिटोरियल उठा लोगे तो देखोगे बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखे हुए हैं।
तो ये भी आपको थोड़ा डिफिकल्टी क्रिएट करता है। बट अगर इसमें आप सब्जेक्ट वर्ब आइडेंटिफाई कर ले जाते हो तोड़ तोड़ के कि ये क्या काम कर रहा है और प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट अलग अलग कहाँ लिखे हुए हैं, किसका क्या काम कर रहा है, तो सेंटेंस लेंथ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है, जो कि प्रैक्टिस से ही आती है। फिर आती है टॉपिक फेमिलियरिटी। अब आरसी का पैसेज है, उसमें एक तरह का टॉपिक तो आएगा ही नहीं। सबसे डिफिकल्ट जो मैं कमेंट सेक्शन में देख के समझ पा रहा हूँ कि इकोनॉमी का जब भी आ जाता है, इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई भी टर्म वही टॉपिक आ जाता है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप फेमिलियर नहीं हो उससे। तो इसका क्या तरीका है कि आप अलग अलग तरह की चीज़ों को पढ़ो, जो कि एडिटोरियल, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर ही रहा हूँ। अलग अलग टॉपिक उठाता हूँ, आपके पास लाकर डिस्कस करना शुरू कर देता हूँ। जब टॉपिक से फेमिलियरिटी आती है तो आपको अटैक करने में आसानी होती है आरसी को आपके एग्जामिनेशन में। इसमें जो टॉपिक फेमिलियरिटी है इन तीनों में केवल एक यही है जो आपके अंडर कंट्रोल होती है। बाकी सेंटेंस लेते और लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी जो एग्जाम में जैसा भी आ जाए उस पर नहीं हो सकता, लेकिन आप एक बार टॉपिक से फेमिलियर हो गए तो हो गए, अब अनफेमिलियर नहीं हो सकते हो। तो ये दो चीजें ज्यादा डिफिकल्ट कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाती है। अच्छा, अब मेन बात आती है एक जनरल वोकैबुलरी की, स्पेशल वोकैबुलरी की। किसी भी पैसेज में आपको दो तरह की वोकैबुलरी दिखाई देगी जो लिखी हुई है। जनरल वोकैबुलरी क्या हो गई? कोई भी नॉर्मल वोकैबुलरी, जैसे यहाँ पे स्किमिंग वर्ड आया मतलब क्रीम निकालना, स्कैनिंग वर्ड आया किसी को स्कैन करना, समझना, देखना, ठीक है। डायमेंशंस आया कि इसके क्या क्या डायमेंशंस है, किस किस दिशा में जाता है। अब क्या है कि ये जनरल वोकैबुलरी हो गई। स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी क्या होती है कि वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। अब आपका पॉलिटी का टर्म आया, अब उसमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी लिखा हुआ है। आपका इकोनॉमिक्स का टर्म आया, टॉपिक आया, उसमें आपको वो लिखा हुआ इन्फ्लेशन या फिर इस तरह के रिलेटेड वर्ड्स लिखे हुए हैं। इसी तरह से ज्योग्राफी आया तो उसमें एल नीनो लिखा हुआ है, मेडिटेरेनियन रीजन लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स लिखे हुए हैं। तो ये सब आपका स्पेशलाइज वोकैबुलरी हो गई। अब इस चीज को बहुत ध्यान से जान लेना कि स्पेशलाइज वोकैबुलरी इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज जनरल वोकैबुलरी। आपको केवल जनरल वोकैबुलरी फोकस करना है, क्योंकि जो स्पेशलाइज वोकैबुलरी है ना, इसकी मीनिंग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करी जाती है एग्जामिनेशन में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फंडा है कि वो आपको देख पाए कि क्या पैसेज में लिखा है वो समझ पा रहे हो कि नहीं, ना कि पैसेज के अंदर जो स्पेशल वर्ड्स निकल के चले आ रहे हो उनको समझ पा रहे हो कि नहीं। स्पेशलाइज वोकैबुलरी अगर आप हटा भी दोगे उसमें से और उसकी जगह आप अपना मनमौजी कोई वर्ड रख दोगे तो 90% ऑफ द टाइम पैसेज का मीनिंग वही निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन्स होते हैं। स्पेशलाइज वोकैबुलरी प्रॉपर नाउन क्या, नाउन होते हैं स्पेशलाइज वोकैबुलरी वाले, जो कि उतना इंपैक्ट नहीं करते आपके क्वेश्चन में। अल्टीमेट गोल क्या है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएं। अगर आप स्पेशलाइज वोकैबुलरी को जाने बिना भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो ये आपके लिए अच्छा हुआ कि नहीं? बिल्कुल अच्छा हुआ। तो इसीलिए स्पेशलाइज वोकैबुलरी अगर आ जा रही है किसी स्पेसिफिक टॉपिक में तो अपना मोरल डाउन और कॉन्फिडेंस डाउन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एकदम सिंपल तरीके से जो समझ में आ रहा है उसको पढ़ते चलो और आखिरी में क्वेश्चन जब आएगा उसको ऑप्शन एलिमिनेशन से क्लियर करके अपना आगे बढ़ जाओ। इतना केवल करना है, ठीक है। अब देखो दो बातें और क्या जरूरी है, एक है प्रैक्टिस के लिए और एक अटेम्प्ट के लिए। प्रैक्टिस मतलब अपना जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अटेम्प्ट मतलब अपना क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब क्या करना है? पहली चीज रीडिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहले क्या करना है? रीडिंग स्ट्रैटेजी समझना चाहिए। हमारे पास बड़ा सा पैसेज लिखा है, ठीक है। आपने मेरा अगर न्यूज़पेपर रीडिंग वाला वीडियो देखा हुआ है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि न्यूज़पेपर में जब रीडिंग करनी है तो किस तरह से करनी है। उसमें यह बताया है कि आप पहले एक सेंटेंस पढ़ो। आपने एक सेंटेंस पढ़ा, उसका मतलब अपने आप को समझा दो। एक बार उसका मतलब आपने अपने आप को समझा दिया तब क्या होगा, उसका आपको एक क्रक्स मिल जाएगा। अच्छा, इसमें यह बात हो रही थी। और जब आपको क्रक्स मिल जाएगा तो एक धीरे धीरे आगे हर सेंटेंस में बढ़ते समय एक लॉजिकल फ्लो बनता चला जाएगा आपका पैसेज को लेके। लॉजिकल फ्लो बन जाएगा तो क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर ले जाओगे। चाहे टोन का क्वेश्चन आ जाए, थीम का आ जाए, टाइटल का आ जाए, कुछ भी आ जाए वो आप कर ले जाओगे। इस चीज को समझो कि सेंटेंस इज लेस देन पैराग्राफ इज लेस देन पैसेज। मतलब सेंटेंस समझोगे तो पैराग्राफ समझ में आएगा, पैराग्राफ जब समझ में आ जाएगा तो पैसेज समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी को तोड़ दो बस, इसको भी तुम पार्स कर दो। जैसे ग्रामर के लिए पार्स करते हो ना सेंटेंस को, यहां पे तुमने पूरे कॉम्प्रिहेंशन को पार्स कर दिया, छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। कैसे? सेंटेंस में सेंटेंस को पढ़ा, उससे पैराग्राफ समझ में आया, पैराग्राफ को पढ़ा, उससे पैसेज समझ में आ गया। ये हो गई तुम्हारी रीडिंग स्ट्रैटेजी। अब समझो एक्यूरेसी को क्या करना है। अपना गोल प्रैक्टिस के समय क्या होना चाहिए? 100% एक्यूरेसी। अपना गोल होना चाहिए 100% एक्यूरेसी। क्यों?
क्योंकि अगर 100% एक्यूरेसी नहीं ला पा रहे हो अभी, जब हम टाइम लिमिट लगा ही नहीं रहे हैं, ये भी ध्यान देना कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइम लिमिट नहीं लगाना है। मॉक में तो टाइम लिमिट ऑलरेडी कर रहे हो ना, जब आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हो तब टाइम लिमिट नहीं लगाना है। और जब टाइम लिमिट नहीं लगाए तो हमारा गोल है कि एक्यूरेसी 100% रहे, यानी कि इत्मीनान से सवाल को पढ़ो, इत्मीनान से पैसेज में ढूंढो और उसका जवाब दो, और अपने आप को समझा भी दो साथ में कि मैंने ये इसलिए मार्क किया है क्योंकि मुझको ये रीजन समझ में आ रहा था। एक भी कर ले जा रहे हो पैसेज अगर इस तरह से, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हो सकता है एग्जाम में तुम्हारी 100% एक्यूरेसी ना रहे, तुम 5 में केवल 4 ही सवाल कर पाओ, लेकिन वो 4 के 4 सही करके आओगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। बट इस तरह से इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि हमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जामिनेशन में। सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने इसको सेक्शन को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अपने इंग्लिश सेक्शन में सबसे आखिरी में करना। ये मैं पहले भी बोलता आया हूं और मैं फिर से इसको एम्फसाइज कर रहा हूं, इस पे मैं दबाव डालूंगा इस बात पे, ये बोलूंगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या करता है, वो आपको थका देता है। अगर आपके 45 क्वेश्चन में 3 पैसेज आ गए, उस पैसेज में अगर आप थक गए तो बाकी सवाल गड़बड़ कर दोगे। तो मॉक में भी अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो कि पहले वन लाइनर क्वेश्चन किया करो। वन लाइनर क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, ग्रामर के, सेंटेंस करेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन हो गए, ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। फिर आता है आपको मल्टीपल लाइन क्वेश्चन। मल्टीपल लाइन क्वेश्चन कौन सा हो गया, वॉइस और नरेशन। क्यों हो गया मल्टीपल लाइन क्वेश्चन, क्योंकि एक सेंटेंस पढ़ना है आपको, या वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि वॉइस नरेशन में क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट दिया होता है। फिर आप उसके ऑप्शन में जाते हो, फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर ढूंढ के सॉल्व कर लेते हो। तो ये मल्टीपल लाइनर क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपका आता है पैसेज और PQRS और क्लोज टेस्ट। फिर इसको सॉल्व करो। इसमें भी पहले PQRS क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर लो अपना, फिर पैसेज के पास आ जाओ। ये अगर स्पीड अच्छी है तब तो तुम इग्नोर कर भी सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं। बट जिसको स्पीड के साथ इशू आ रहा है वो ऐसे फॉलो करेगा तो इंप्रूवमेंट आएगा। तो अल्टीमेटली क्या आता है कि आखिरी में अटेम्प्ट करो और टाइम लो, फिर इत्मीनान से टाइम लेकर सॉल्व कर भी सकते हो। स्टार्टिंग में करोगे, समय निकल गया तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन पूरा, और हड़बड़ी हो जाएगी तो बाकी क्वेश्चन भी गलत कर ले जाओगे। दूसरी चीज, पहले पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चन पढ़ो, ये मेरा मानना है। बाकी आप अपना तरीका भी ढूंढ सकते हो जो आपको सूट करे। अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पढ़ रहे हो और आपको एक्यूरेसी अच्छी मिल रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सी, इस बात को समझो, अंडरस्टैंड दिस, दैट देयर इज नो रॉन्ग वे, देयर इज नो राइट वे, देयर इज ओनली योर वे। ठीक है, अपना तरीका ढूंढ लो। मेरा तरीका क्या है, जो मैं सबको सिखाते हुए हमेशा से आता हूं, कि पहले पैसेज पढ़ो, उसको स्किमिंग करो, उसका क्रक्स ढूंढो, फिर उसका क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन में जाओ तो फिर वहां से कीवर्ड ढूंढ के स्कैन करो, स्कैन करके आप अटैक करो सीधा क्वेश्चन पे, आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ोगे तो। तीसरा आता है, एक होता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, एक होता है जनरल क्वेश्चन। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, एकदम सटाक, सीधा सीधा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पैसेज में। एक होते हैं जनरल क्वेश्चन। इन जनरल क्वेश्चन के अंदर क्या आता है, टोन आता है, थीम आता है, टाइटल आता है। अगर इसके बारे में डिटेल में समझना है, मैं एडिटोरियल डिस्कस कर रहा हूं, ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारे एडिटोरियल के वीडियो पड़े हुए हैं, उसको देखो। मैंने टोन के बारे में बताया है, टाइटल के बारे में बताया है, थीम के बारे में बताया है, किस तरह से ऑप्शन आपको पूरा लेके आगे बढ़ते हैं और हेल्प करते हैं कि कैसे आपको इसका जवाब निकालना है। टोन के लिए जैसे मैंने बताया कि एक पॉजिटिव होती है, एक टोन होती है नेगेटिव, एक टोन होती है न्यूट्रल। ये 3 टोन है। पहले इसको ढूंढ लो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि न्यूट्रल है। आपने जैसे ही देखा, मान लो पॉजिटिव है, अब ऑप्शन पे जाओ, कौन कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव दिख रहा है, 1 या 2 ही मिलेगा। 1 मिलेगा तो बहुत बढ़िया, वही आंसर है। 2 मिल रहे हैं तो उसकी मीनिंग पे जाओ, वर्ड की मीनिंग बता देगी आपको कि क्या टोन है हमारे ऑथर का। वैसे ही थीम और टाइटल है। थीम और टाइटल का क्या फंडा है कि अटेम्प्ट करने के लिए, इसका मीनिंग चाहे जो भी हो, कि थीम अलग होती है, टाइटल अलग होती है, बट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ऑप्शन के पास जाओगे, वो खुद बता देगा कि उसके बारे में पैसेज में बात हो रही है कि नहीं। बट आप वीडियो जरूर देख लेना एडिटोरियल वाला, बहुत आइडिया मिलेगा, पर्सपेक्टिव मिलेगा। अल्टीमेटली ये समझो, पैसेज इज डैश, पैसेज इज भगवान। पैसेज ही आपका भगवान है। आपको पैसेज के बाहर का कोई भी ज्ञान लेके पैसेज के सवालों को सॉल्व नहीं करना है। ये ऐसे गांठ बांध के रख लो, चाहे कहीं लिख के रख लो, चाहे जो करना है कर लो, कहीं भी कर लो, जैसे भी कर लो, बट पैसेज के बाहर का बुद्धि पैसेज में मत लगाना। स्पेशली थीम और टाइटल के क्वेश्चन को सॉल्व, थीम टाइटल टोन वाले या जनरल क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये मत सोचना है कि ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, बट क्या पैसेज में लिखा है
नहीं तब फिर नहीं है, आंसर वो नहीं होगा। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो इसको पकड़ के रखो, ध्यान से रखो, और एक बार कुछ दिन के लिए अप्लाई करके देखो, शायद हेल्प मिले। हेल्प मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हेल्प मिलती है तो बताओ एक बार मुझे, मैं समझूंगी कहाँ अटक रहे हो। और अगर हेल्प मिल जाती है तो भी बताओ मुझे, तो मुझे लगे कि हाँ मैंने जो बताया उससे आप कुछ तो एक कदम तो आगे बढ़े, चाहे 1% तो अच्छा हो, ठीक है। बाकी इसका भी पीडीएफ डाल ही दूंगा, बाकी एडिटोरियल जो डिस्कस कर रहा हूँ उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ इस जगह पे, आप यहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो समझ में आई तो कमेंट करके मुझे बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।